नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 15 होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है सामान्य ज्ञान, जिसको आप लोग जीके के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो मैराथन क्लास फर्स्ट होने वाला है, ठीक है। और वो भी आप लोग का राजनीति विज्ञान जो है ना, आप लोग का जो सामान्य ज्ञान है ना, उसमें एक विषय है राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान में से ही ना हम लोग ना जो गिने चुने जो प्रश्न है, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना आप लोग का, वो मैं लेकर आया हूँ आप लोग का मैराथन क्लास फर्स्ट करके, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इसमें आप लोगों का टोटल जो प्रश्न रहने वाला वो 30 प्रश्न रहने वाला है। और इन 30 प्रश्नों में से कम आप लोगों के लिए 15 प्रश्न जो रहेगा वो आप लोग का कॉन्सेप्चुअल प्रश्न रहेगा। क्यों कॉन्सेप्चुअल प्रश्न रहेगा? तो सबसे पहला, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का देखा होंगे, 1-2 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो आप लोग को पता चला होगा कि आपका जो सामान्य ज्ञान का जो विषय है ना, उसमें अत्यधिक कम से कम ना 10 से 12 जो है ना वो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जब तक कि आप लोग का विस्तार पूर्वक नॉलेज नहीं होगा ना, आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ना, मैं आप लोग को कॉन्सेप्चुअल प्रश्न लेकर आऊँ, ताकि आप लोग को किस प्रकार से सॉल्व करना है ये आप लोगों को पता चल सके और एटलीस्ट आप लोगों का प्रैक्टिस हो सके, ताकि, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ना इस प्रकार की कॉन्सेप्चुअल प्रश्न में ना आपको विस्तार पूर्वक आप लोगों का नॉलेज होना चाहिए, विस्तार पूर्वक आप लोग को बनाने की जो ट्रिक है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कम से कम मैं 15 क्वेश्चन आप लोगों के लिए कॉन्सेप्चुअल लेकर आऊँ और 15 प्रश्न जो ऐसे हैं जो सिंपल रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, मैं टोटल जो 30 प्रश्न लाया हूँ उसको सबसे पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए। यही आप लोग का टेस्ट सीरीज है, ये मानो। और मेरे आंसर देने से पहले खुद आंसर देने की कोशिश करो और ट्राई करो कि इन 30 प्रश्नों में आप लोग का कितना मार्क्स आता है, ये आप खुद को बताओ। मेरे को बताओगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद को बताओ, खुद की तैयारी को परखो कि आपका कितना तैयारी हो चुका है, ठीक है। और आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी प्रकार की जैसे ही मैं क्लास लेकर आऊँ ना, तो सबसे पहला आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। और नोटिफिकेशन मिले इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ताकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए इसी प्रकार से क्लास लेकर आऊँ, ताकि आप लोग का जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरे को भी आप लोगों को पढ़ाने के लिए मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। चलिए, आज का जो कॉन्सेप्चुअल जो प्रश्न फर्स्ट है ना उसको स्टार्ट करते हैं। ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। और अगर कि आप लोग को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए ना, तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को बीच में स्किप कर लीजिए, मतलब रोक लीजिए। और रोकने के बाद पहले खुद सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ाइए और देखिए कि आपका जो आंसर दिया है वो सही है गलत है, ये मिलाइए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला हम लोग प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। निम्नलिखित सुमेलित कीजिए, अर्थात ये जो कॉलम 1 है ना और कॉलम 2 है, उसको आप लोग को सुमेलित करना है, मतलब सही जो आंसर है उससे मिलाते हुए चलना है, ठीक है। ए को देखो क्या कहे, शिक्षा का अधिकार। बी, मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। सी, स्त्री शिक्षा। डी, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में निर्देशन। उसके अलावा फर्स्ट क्या कहे देखो, अनुच्छेद 350 ए, दूसरा अनुच्छेद 21 ए, तीसरा अनुच्छेद 45 या चौथा अनुच्छेद 15(1)(3। तो क्या इसका आंसर होगा, आप लोग को बताना है। देखो क्या बोला है इसमें, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए विस्तार पूर्वक। तो देखिए, अभी का जो प्रश्न है इसी प्रकार से आप लोग को पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग को सबसे ज़्यादा इसमें आपको प्रैक्टिस करना है और विस्तार पूर्वक ना इसका अध्ययन भी करना है, ठीक है। चलिए, पहले क्या इसका आंसर होगा आप पहले बताइए, फिर विस्तार पूर्वक इसका आंसर ना मैं आप लोगों को दूंगा और सारी चीज़ों को समझाते हुए आप लोगों को चलूंगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए, कॉलम ए और कॉलम बी को ना आपस में मिलाते हुए चलते हैं, मतलब सुमेलित करते हुए चलते हैं। सबसे पहला ए को देखिए, शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार किस में दिया गया है? तो शिक्षा का जो अधिकार है वो आप लोग को ऑप्शन जो इसमें बी जो दिया है ना, अनुच्छेद 21 ए में दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि अनुच्छेद 21 में क्या है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि शिक्षा का जो अधिकार है वो सभी बच्चों को, अर्थात 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा, यह एक मौलिक अधिकार है, ये बोला गया अनुच्छेद ए में, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। दूसरा को देखो, मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है वो आप लोग का तीसरा हो जाएगा अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? अनुच्छेद 45 कहता है कि देश के सभी बच्चों को, अर्थात जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष की है ना, उन सभी बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 45 में जिक्र है, ये बात आप लोगों को याद रखना है।
थर्ड में देखो स्त्री शिक्षा, तो स्त्री शिक्षा किस में है, तो स्त्री शिक्षा जो बोलोगे ना 15.1.3 में है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। चौथा को देखो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में निर्देशन, मतलब प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक भाषा में जो आप लोग को पढ़ाया जाएगा ना छोटे बच्चों को ना, वो अनुच्छेद 350A में कहा गया है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आप लोग को करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग देखो इसमें जितने भी इसमें अनुच्छेद दिए हैं ना, उसको आप लोगों को ध्यानपूर्वक याद रखना है। ऐसे अनुच्छेद में से आप लोगों के प्रश्न में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आप लोग को ध्यानपूर्वक इसको याद करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। मैंने आपको कहा था कि कम से कम 15 प्रश्न हम लोगों में ऐसे होगा ना जो कॉन्सेप्चुअल रहेगा, ये बात आप याद रखना। और आप लोग जितना ज़्यादा इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करोगे, आप जो एग्जाम सेंटर में ना आपकी तैयारी काफ़ी बेटर होगी और कम समय में आप लोग उस जो कॉन्सेप्चुअल जो प्रश्न आएगा ना, वैसे कॉन्सेप्चुअल प्रश्न को आप आराम से बना पाओगे, क्योंकि आप लोगों ने इसके लिए प्रैक्टिस किया है। ठीक है, तो आप लोगों का मन भी लगेगा इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शिक्षा का मौलिक अधिकार विषय में क्या सही है। पहला को देखो, पहले यह राज्य का दायित्व था। दूसरा, यह संविधान के अनुच्छेद 45 में प्रावधानित था। तीसरा, 86वें संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकार की मान्यता दी। चौथा, यह संविधान के अनुच्छेद 31A में प्रावधानित है। तो ऑप्शन ए को देखो 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1 और 2 और 3, या ऑप्शन डी 1 2 3 4। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। सबसे पहला दोबारा आप लोग विस्तार पूर्वक और पढ़ लीजिए, उसके बाद बताइए सोच समझ करके। जल्दी जल्दी आंसर आप लोग को नहीं देना, आराम से देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपका जो आंसर है वो सही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 2 क्या है, इसको ध्यानपूर्वक देखो। शिक्षा का मौलिक अधिकार विषय में क्या सही है, मतलब मौलिक अधिकार के विषय में क्या सही है आप लोग को ये बताना था। तो मौलिक अधिकार के विषय में जो सही है, देखो पहला को फर्स्ट, पहले यह राज्य का दायित्व था, ये करेक्ट हो जाएगा, पहले यह राज्य का ही दायित्व था। उसके बाद दूसरा को देखो, यह संविधान के अनुच्छेद 45 में प्रावधानित था, ये भी सही है कि संविधान के अनुच्छेद 45 में ये जो मौलिक अधिकार है वो प्रावधानित था, मतलब उल्लेखित था। उसके अलावा तीसरा को देखो, 86वें संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकार की मान्यता दी गई, तो ये भी सही है आप लोग का कि 86वें संविधान संशोधन में ना इसे मौलिक अधिकार की मान्यता दे देगी। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी कैसे गलत होगा आप लोग ये जान लीजिए। यह संविधान के अनुच्छेद 31A में प्रावधानित है, तो ये ना संविधान के अनुच्छेद 31A में प्रावधानित नहीं, ये बात आप लोग को याद रखना है। अब यह प्रश्न आता है कि फिर अनुच्छेद 31A में क्या है, तो अनुच्छेद 31A में जो है उसको आप लोग थोड़ा सा जान लो। ठीक है, कुछ कानूनों को मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर शून्य घोषित करने से बचाता है। ये जो अनुच्छेद 31A है वो क्या करता है, तो कुछ कानूनों को मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर शून्य घोषित करने से बचाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है अनुच्छेद 31A के बारे में। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज दूँ ना, तो आप लोगों को ये याद रखना है कि मौलिक अधिकार हम लोगों के पास कितने थे। तो सबसे पहला हम लोग के पास जो थे ना मौलिक अधिकार, वो टोटल 7 मौलिक अधिकार थे सबसे पहला। ठीक है, अब वर्तमान में बात करेंगे ना, तो हम लोग के पास जो मौलिक अधिकार है वो टोटल 6 मौलिक अधिकार है। एक जो मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, वो भी मौलिक अधिकार था, लेकिन उसे हटा दिया गया। कब, तो 44वें संविधान संशोधन में। कब, 44वें संविधान संशोधन में 1978 को। कब, तो 1978 को ना ये जो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था ना उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो हमारे पास अब टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, और आप लोगों को ये होमवर्क छोड़ देता हूँ कि आप लोग को ये बताना है कि ये जो मौलिक अधिकार है वो कौन कौन से हैं, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, मुझे याद है, बोलोगे तो मैं बता ही सकता हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 6 के 6 मैंने मुझे याद है, और मैंने आप लोग को जो मेरा पिछला क्लास था ना उसे मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो आप लोग के लिए होमवर्क के तौर पर छोड़ देता हूँ, बता दीजिएगा, खुद से पता होगा। तो बाद में वीडियो के लास्ट में ना, इस क्लास के लास्ट में आप सर्च मार लीजिए, और सर्च मारने के बाद आप लोग कम से कम एक बार याद कर लीजिएगा इसका जो मौलिक अधिकार है वो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारतीय संविधान के किस संशोधन से शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना। ऑप्शन ए 23वें संशोधन, ऑप्शन बी 22वें संशोधन, ऑप्शन सी 26वें संशोधन, या ऑप्शन डी 86वें संशोधन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग को ऑप्शन नंबर डी 86वें संशोधन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि भारतीय संविधान के किस संशोधन से शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया। मतलब जो शिक्षा का अधिकार है ना, उसको मौलिक अधिकार कब बनाया गया ये पूछा गया है। तो 86वें संविधान संशोधन में बनाया गया, ये आप लोग को याद रखना है। उसके अलावा 86वें संविधान संशोधन के बारे में थोड़ा सा आप लोग और जान लीजिए। तो सबसे पहला 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। कब? 2002 में हुआ था 86वें जो संविधान संशोधन है वो, और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। इस संशोधन के माध्यम से कुछ अनुच्छेद, मतलब अनुच्छेद 21A जो है ना, उसमें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा अर्थात 6 से लेकर कि आप लोग को पता होगा कि 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात जो कही गई थी ना, वो 86वें संविधान संशोधन में कहा गया था। और वो 86वें संविधान संशोधन जो हुआ था ना, वो 2002 में हुआ था। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। इतनी सी बातें आप लोगों को याद रखते हुए चलना है। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 4 को पढ़िए। अब फिर से आप लोगों के लिए एक कोड प्रश्न आ गया, तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सबसे पहला, मूल कर्तव्य के संदर्भ में क्या सुमेलित है? पहला को पढ़िए, भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना। दूसरा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। तीसरा, पर्यावरण संरक्षण करना। चौथा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। ऑप्शन ए को देखो 1 2 3, ऑप्शन बी 2 3 4, ऑप्शन सी 3 4 1 या ऑप्शन डी 1 2 4। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए, फिर विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को इसका आंसर दूंगा मैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी 1 2 और 4 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न 4 क्या है? मूल कर्तव्य के संदर्भ में क्या सुमेलित है। मतलब मूल कर्तव्य कौन कौन सा है ये पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 4 में। तो मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं सबसे पहले आप ये जान लीजिए। 11 प्रकार के मूल कर्तव्य होते हैं, ये आप लोग को पता होगा। और 6 प्रकार के हम लोग का जो मौलिक अधिकार है वो है। तो 11 प्रकार के मूल कर्तव्य में कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला देखो तो आपका ऑप्शन ए दिया है वो वाला, भारतीय संस्कृति और गौरवशाली परंपरा की परिरक्षण करना। तो ये भारतीय संस्कृति और गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना, परिरक्षण करना, ये हम लोग का मूल कर्तव्य में आता है। उसके अलावा दूसरा को देखो, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना ये हम लोग का मूल कर्तव्य में ये भी आता है। उसके अलावा चौथा को देखो, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना वो हमारा मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। ऐसे अगर इसका कहीं उल्लंघन किया जाए ना तो हमें दंड दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसकी रक्षा करना हमारा जो कर्तव्य है, अर्थात ये हमारा मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। उसके अलावा ऑप्शन 3 जो है वो कैसे गलत हो गया ये जान लीजिए। पर्यावरण की संरक्षण करना, तो संरक्षण करना हमारा कर्तव्य नहीं, पर्यावरण की रक्षा करना कर्तव्य है हमारा। संरक्षण करना हम लोग का कर्तव्य नहीं, ये जान लो, ठीक है। उसके अलावा आप लोग एक बात और जान लीजिए कि ये जो आप लोग का मूल कर्तव्य है, जो टोटल आप लोग के पास 11 है, ये आप लोग को पता होगा। और ये मूल कर्तव्य जो है ना आप लोग के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में है। किसमें? तो अनुच्छेद 51A में है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों से प्रश्न भी पूछा जा सकता है आप लोग के एग्जाम में कि मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है भारतीय संविधान के, ऐसे कहीं प्रश्न पूछ दे तो इसलिए आपको याद रखना है कि आप लोग का जो मौलिक कर्तव्य वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग ना मल्टीपल टाइप से पढ़ते हुए चलेंगे, केवल एक प्रश्न नहीं करेंगे। उस एक प्रश्न के अंतर्गत कितने प्रश्न आ सकते हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग करते हुए जाएंगे, ताकि ऐसी इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की अगर हमसे प्रश्न पूछा जाए ना तो हम लोग से बन जाए। इस प्रकार से हम प्रश्न को पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। और मेरा आप लोगों को पढ़ाने का उद्देश्य भी यही रहता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सही क्या है जब आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में हो? तो पहला को पढ़िए, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर स्वतः ही निलंबित हो जाता है। दूसरा को देखिए, राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित हो सकता है। देखिए क्या कहा है, निम्न में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अर्थात ये जो आप लोग का पहला और दूसरा जो कथन दिया ना उसमें से सही क्या है आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए 1 सही, ऑप्शन बी 2 सही, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों गलत है। तो क्या इसका आंसर होगा पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए एक बार और उसके बाद बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है।
तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न 5 को अगर आप लोग पढ़ोगे ना तो इसमें दिया है, देखो, जब आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो मतलब आपातकालीन की घोषणा ना हो तो क्या होता है, आप लोगों को ये बताना था। पहला को देखो, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर स्वतः ही निलंबित हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब आपातकालीन की घोषणा होगा ना, मतलब देश में इमरजेंसी लगता है ना, तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है जिसमें अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर ना जितने भी हमारे मौलिक अधिकार है वो निलंबित हो जाते हैं, मतलब उसको हटा दिया जाता है, छीन लिया जाता है। ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा को देखो, राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित करता है। कहने का मतलब यह है कि देश में इमरजेंसी लगाने का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन प्रधानमंत्री उसकी सिफारिश करता है, उसका मंत्रिमंडल सिफारिश करता है, वो भी लिखित रूप में ना, तभी देश में इमरजेंसी लगाया जा सकता है। और देश में इमरजेंसी लगाते वक्त ना जो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर सारे जितने मौलिक अधिकार है सारे को समाप्त किए जा सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से आप लोगों को पढ़ते हुए चलने हैं। उसके अलावा ये जो आपातकालीन की जो उद्घोषणा है ना, इसके बारे में एक बात आप लोग और जान लीजिए कि भारत में ना पहली जो इमरजेंसी जो लगी थी, नहीं मतलब आपातकालीन लगी थी ना, वो आप लोग का 26 अक्टूबर 1962 को लगा था। कब? तो 26 अक्टूबर 1962 को देश में पहला इमरजेंसी लगा था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये इमरजेंसी जो है ना भारत देश में किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत ना भारत देश में इमरजेंसी लगाया जा सकता है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। जो उसके मंत्रिमंडल और जो प्रधानमंत्री ना उसके लिखित सिफारिशों के बदौलत ही लगाया जा सकता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। दूसरा, इसे साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है। निम्न में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए को देखिए 1 सही, बी को देखिए 2 सही, सी को देखिए 1 और 2 दोनों सही, या डी को देखिए 1 और 2 दोनों गलत। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग को ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला अगर प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे तो सबसे पहला प्रश्न फर्स्ट में क्या बोला है, ये देखो पहला में, संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। तो संवैधानिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा को देखो, इसे साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है। तो दोनों की दोनों सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बारे में आप लोग थोड़े से और व्याख्यात्मक रूप से थोड़े से जान लो। संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, मतलब पहले मैंने आप लोग को बताया था ना कि हमारे पास टोटल 7 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी है, जिसको संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। ये मैंने आप लोग को बताया था ना। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब ये मत बोलिएगा कि ये 2 कैसे है, ये मत बोलिएगा, क्योंकि अलग अलग प्रश्नों को लेकर के आ रहा हूँ ना मैं ना, तो अलग अलग चैप्टर से लेकर आ रहा हूँ मिक्स ना, तो इस वजह से ये अलग से लिखा हुआ है। ठीक है। इस पर ध्यान नहीं देना। ये जो प्रश्न क्रमांक 7 है ना उस पर गौर कीजिएगा आप लोग। ठीक है। चलिए, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी कश्मीरी, ऑप्शन सी राजस्थानी, या ऑप्शन डी डोंगरी। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी राजस्थानी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है बोला है। ठीक है। तो जो 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं है ना वो आप लोग का राजस्थानी भाषा है। और आप लोग को पता होगा कि 8वीं अनुसूची में जो टोटल जो भारत में जो भाषा मान्यता प्राप्त है वो 22 प्रकार की जो भाषा है उसको मान्यता प्राप्त है हमारी जो संविधान है उसमें, और राजस्थानी ना उसको मान्यता प्राप्त नहीं है, मतलब 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है जो 22 भाषा है उसमें। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थानी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा आप लोग का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। किस अनुच्छेद में राज्य की भाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए 343, ऑप्शन बी 344, ऑप्शन सी 345, या ऑप्शन डी 346। तो क्या इसका आंसर होगा, एटलीस्ट गेस तो कीजिए आप लोग।
तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग को ऑप्शन नंबर सी 345 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 8 को अगर ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि किस अनुच्छेद में राज्य की भाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। तो अनुच्छेद जो 345 है ना, उसमें राज्य की भाषा या भाषाएं को अपनाने की प्रक्रिया की बात कही गई। ये जो अनुच्छेद 345 है, अर्थात सरल शब्दों में आप लोग को बताऊँ ना, तो प्रत्येक राज्य की अपना राजभाषा होता है, ये आप लोग को पता होगा। तो राजभाषा को अपनाने के लिए जो प्रक्रिया है ना, वो अनुच्छेद 345 में उल्लेखित है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अंतःकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी अनुच्छेद 27, ऑप्शन डी अनुच्छेद 28। तो क्या इसका आंसर होगा? एटलीस्ट गेस करके बताइए क्या हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 25 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए कि ये जो अंतःकरण है वो क्या है। अंतःकरण कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा के अनुसार धर्म को मानने या ना मानने की स्वतंत्रता है, और ये जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 में दिया गया है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा अनुच्छेद 25 में क्या विस्तार पूर्वक जो वर्णन है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग और जान लीजिए। सभी नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म मानने और आचरण करने और आचरण के अनुसार अपने धर्म का प्रचार करने का स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 25 करेक्ट हो जाएगा। अंतःकरण का यही मतलब होता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है? ऑप्शन ए 82वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 83वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 84वां संविधान संशोधन या ऑप्शन डी 86वां संविधान संशोधन। तो क्या इसका आंसर होगा? पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 86वां संविधान संशोधन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखिए, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा बोला है ना 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है। तो निःशुल्क और अनिवार्य जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है मौलिक, वो 86वें संविधान संशोधन में दिया गया है। ये बात आप लोग को याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग और जान लीजिए कि 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, वो 2002 में हुआ था। मैंने आप लोग को इसी प्रश्न में बताया हुआ था, ठीक है। जो 86वां संविधान संशोधन है वो 2002 में हुआ था, जिसे प्रत्येक बच्चों को ना 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ऐसे प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है ऐसे प्रश्न, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 86वां संविधान संशोधन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है ये भी, ठीक है। बताइएगा क्या इसका आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 11 को पढ़िए। भारत सरकार ने किस भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी कन्नड़ या ऑप्शन डी मलयालम। तो क्या इसका आंसर होगा? आपको बताना है। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 2, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। तो क्या इसका आंसर होगा? बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो भारत सरकार ने किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया बोला है? तो शास्त्रीय भाषा जो है वो तमिल भी है, संस्कृत भी है, कन्नड़ भी है और मलयालम भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। अब ये शास्त्रीय जो भाषा है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग और जान लीजिए। अभी वर्तमान में जो शास्त्रीय भाषा है टोटल 11 है, ये बात आप लोग को याद रखना है। इससे पहले ना 6 जो शास्त्रीय भाषा था केवल इसे ही मान्यता प्राप्त था। ये पहले जो था ना केवल 6 जो शास्त्रीय भाषा है उसे ही मान्यता प्राप्त था, लेकिन वर्तमान में 11 भाषा को शास्त्रीय भाषा की मान्यता प्राप्त है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। एक बार मैं आप लोगों को ये जो शास्त्रीय 11 भाषा है उसको बता देता हूँ, सिर्फ सुन लीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया, मराठी, पाली,
प्राकृत, असमिया और बंगाली, इतने जो 11 जो आप लोगों का जो शास्त्रीय भाषा है ना, वो जो भारत सरकार ने ना शास्त्रीय भाषा की मान्यता प्राप्त है, ये बात आप लोगों को याद रखना है इतनी सी बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं हम लोग। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सुमेलित क्या है? पहला को देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। दूसरा को देखिए, कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के मध्य से करेगा। तीसरा, संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समावेश राष्ट्रपति में निहित होगा। चौथा, भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए गए कहे जाएंगे। ऑप्शन ए 1 और 2 तथा 3, ऑप्शन बी 2, 3 तथा 4, ऑप्शन सी 1, 3 तथा 4 या ऑप्शन डी 1, 2 तथा 4। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए अब। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है 1, 2, 3 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले सुमेलित कीजिए बोला है, मतलब जो सही आंसर है ना उसको हमको लेना था, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट को देखो, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ये तो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा को देखो, कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के मध्य से करेगा, ये भी सही है आप लोगों का। और तीसरा को देखो आप लोग, संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समावेश राष्ट्रपति में निहित होता है। तो सबसे पहला आप लोगों को तो ये पता होगा कि ना संघ के जो तीनों सेना प्रमुख है, मतलब जल सेना, थल सेना व वायु सेना, इसके प्रमुख कौन होता है? तो इसके जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, ये आप लोग को पता होगा। चौथा कैसे गलत हो जाएगा ये जान लीजिए आप, भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए हुए कहे जाएंगे, तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। केवल ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो दिया, तीन जो स्टेटमेंट दिया ना, वही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग फिर से करते हुए चलते हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। किस विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है? पहला को देखिए, सरकारी विधेयक, दूसरा वित्तीय विधेयक, तीसरा संविधान संशोधन विधेयक या चौथा धन विधेयक। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1 और 2 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। तो क्या इसका आंसर होगा आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो किस विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है? तो केवल ये जो सरकारी विधेयक है उसमें इनकार कर सकता है, और दूसरा जो होता है वित्त विधेयक है ना, उसमें इनकार कर सकता है। लेकिन तीसरा को देखो, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक पर वो इनकार नहीं कर सकता, मतलब उसे पुनर्विलोकित, मतलब पुनरावलोकन के लिए भेज सकता है दोबारा सदन में वापस, ठीक है। उसके अलावा चौथा को देखो, धन विधेयक, धन विधेयक को भी ना वो पुनरावलोकन करने के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन अंततः उसे सिग्नेचर करना पड़ता है लास्ट में। लेकिन इसमें बोला गया है देखो, इनकार कर सकता है बोला है, ठीक है। तो सरकारी विधेयक उसमें इनकार कर सकता है, दूसरा वित्त विधेयक है उसमें इनकार कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यता में क्या सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए को देखो, वह भारत का नागरिक है। ऑप्शन बी, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर लिया है। ऑप्शन सी, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं है, या ऑप्शन डी, वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचन होने के लिए अहर्य है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वह किसी लाभ के पद पर नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला अगर कि प्रश्न को देखो ना, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो योग्यता पूछा गया ना, उसमें सुमेलित नहीं है बोला है, मतलब नहीं होना चाहिए वो बोला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी को देखो, वह किसी लाभ के पद पर नहीं है, जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। अगर प्रश्न निगेटिव बोला है तो हमें आंसर भी निगेटिव लेना है, ये मैंने आप लोगों को अपने प्रत्येक वीडियो में आप लोग को बोला है। लेकिन देखो, राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन के लिए जो योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, करेक्ट हो जाएगा। उसकी आयु 35 वर्ष पूरा कर लिया हो, ये भी करेक्ट हो जाएगा। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहार्थित हो, मतलब उसका योग्यता रखता हो, ये भी करेक्ट हो जाएगा। केवल इनकरेक्ट जो होगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, मतलब जो गलत है आप लोगों को वो बताना है। पहला को देखिए ऑप्शन, राष्ट्रपति लोकसभा को संबोधित एवं संदेश भेज सकता है। ऑप्शन बी को देखो, राष्ट्रपति राज्य को संबोधित एवं संदेश भेज सकता है। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित एवं संदेश भेज सकता है। या ऑप्शन डी, राष्ट्रपति किसी सदन को संबोधित एवं संदेश भेज नहीं सकता है। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति किसी एक सदन को संबोधित एवं संदेश भेज नहीं सकता बोला है ना, वो करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न 15 भी क्या बोला है, देखो ना, क्या नहीं बोला है ना, क्या नहीं, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है बोला है। तो सही नहीं वो केवल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव ये भी बोला हुआ है। राष्ट्रपति में संपूर्ण अधिकार होता है कि वो किसी भी, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, उसको संबोधित कर सकता है, अपना जो संदेश है वो भेज सकता है, ठीक है। इसमें नहीं भेज सकता ये बोला ना, तो ये गलत हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 जनवरी, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 9 फरवरी या ऑप्शन डी 10 फरवरी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर है 9 जनवरी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, ये बात आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा एक बात आप लोग और जान लो, ये जो प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में, ये आखिर मनाया क्यों जाता है, ये आप लोगों के मन में एक सवाल होगा। तो इसके मनाने के पीछे रीज़न जो है ना वो मैं आप लोगों को बता दूं कि 9 जनवरी 1915 को, कब? 9 जनवरी 1915 को ना, जो महात्मा गांधी थे ना, वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, अपने प्रवास लौटे थे, अपने घर और देश लौटे थे ना, तो इसी दिन लौटे थे। इस वजह से 9 जनवरी को ना, इसी वजह से ना प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है 9 जनवरी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थिति व मतदान करने वाली सदस्यों के 2/3 बहुमत के संदर्भ में क्या सुमेलित है? पहला को देखिए, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध पदच्युति प्रस्ताव। तीसरा, आंतरिक व बाह्य आपातकाल। चौथा, संवैधानिक संशोधन। ऑप्शन ए 1, 2 और 3 सही, ऑप्शन बी 2, 3, 4, ऑप्शन सी 1, 3, 4 या ऑप्शन डी 1, 2, 4। और आप लोग सबसे पहला ये जान लीजिए कि ये जो दिया है ना वो आप लोगों को ध्यान नहीं देना, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से इसमें प्रिंट आउट हो गया, ठीक है। ये बात आप लोग को याद रखना है। केवल इसी में से आप बताइए कि क्या इसका आंसर होगा प्रश्न क्रमांक 17 का। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 4 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहला प्रश्न 17 क्या क्या ध्यानपूर्वक पढ़ करके देखो एक बार और। संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थिति व मतदान करने वाली सदस्यों के 2/3 बहुमत के संदर्भ में क्या सुमेलित है? मतलब आपको बताना है कि इसमें 2/3 जो बहुमत है ना, इसके संदर्भ में क्या सही है, आप लोगों को ये बताना था। सबसे पहला दूसरा को देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध पदच्युति प्रस्ताव। तो 2/3 बहुमत के साथ ना आप लोग संसद के न्यायालय में ना, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध पदच्युति प्रस्ताव किया जा सकता है संसद के 2/3 बहुमत के संदर्भ में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तीसरा को देखो, आंतरिक व बाह्य आपातकाल। तो आंतरिक व जो बाह्य आपातकाल है ना, संसद के प्रत्येक सदन में जो कुल सदस्य संख्या है ना, उसमें 2/3 बहुमत के साथ ना ये भी पारित किया जा सकता है। मतलब बाह्य व आंतरिक जो आपातकाल है वो घोषित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। उसके अलावा चौथा को देखो, संवैधानिक संशोधन। संवैधानिक संशोधन भी संसद के 2/3 बहुमत के संदर्भ में किया जा सकता है, लेकिन जो गलत होगा, जो अनुपयुक्त होगा, मतलब सुमेलित नहीं होगा, वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मतलब ये है कि जो पहला है ना, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, तो ये नहीं किया जा सकता, या तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। इतनी सी बात आप लोगों को याद रखते हुए चलना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सही क्या है, मतलब जो सही आप लोगों को ये बताना है। पहला को पढ़िए, लोकसभा का स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। दूसरा, लोकसभा का स्पीकर एक संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। तीसरा को देखो, स्पीकर स्पष्ट बहुमत से हटाया जा सकता है। चौथा, सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से स्पीकर को हटाया जा सकता है। तो क्या इसका आंसर होगा, आपको बताना है। ए को देखिए 1 और 2, बी को देखिए 1 और 4, सी को देखिए 2 और 3 या डी को देखिए 2 और 4। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 2 और 4 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला इसमें क्या बोला है ये देखो, सही क्या है, मतलब जो सही आप लोग को वो बताना था। तो सबसे पहला दूसरा को देखो, लोकसभा का स्पीकर एक संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। बिल्कुल सही है, एक संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, मतलब बहुमत इकट्ठा करने के बाद लोकसभा के जो स्पीकर है उसको हटाया जा सकता है। उसके अलावा चौथा को देखो, सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से स्पीकर को हटाया जा सकता है। तो ये भी सही है, सदन के जो तत्कालीन सदस्य होगा ना उसका जो बहुमत एकत्रित करके जो सदस्य है उसको हटाया जा सकता है, मतलब जो वहाँ का स्पीकर जो है ना, जो अध्यक्ष है उसको हटाया जा सकता है। ये भी सही हो जाएगा। बाकी कैसे गलत होगा वो भी देख लो। पहला को, लोकसभा के स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटाया जा सकता, उसको 2/3 बहुमत के द्वारा जो जितने भी वहाँ जो सदस्य है ना उसके जो तत्कालीन सदस्य है तो उसके 2/3 बहुमत के द्वारा ही हटाया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके अलावा तीसरा को देखो, स्पीकर स्पष्ट बहुमत से हटाया जा सकता है, तो स्पीकर का स्पष्ट बहुमत से थोड़ी ना हटाया जा सकता है, तो सदस्य की जो स्पष्ट बहुमत जो तत्कालीन है उससे हटाया जा सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2 और 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राज्यसभा का एक सदस्य नियमानुसार सदस्य की बैठक में अध्यक्षता कर रहा है, वह पहला को देखो, एक विधेयक पर मत दे सकता है, दूसरा वह विधेयक पर मत नहीं दे सकता, तीसरा वह निर्णायक मत देने की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, चौथा वह निर्णायक मत देने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। पहला को देखिए 1 और 3, दूसरा 2 और 4, तीसरा 2 और 3, चौथा 1 और 4। तो क्या इसका सही आंसर है, आप बताइए पहला। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो राज्यसभा का एक सदस्य नियमानुसार सदन की बैठक का अध्यक्षता कर रहा, मतलब राज्यसभा का कोई एक सदस्य है जो सदन की जो अध्यक्षता कर रहा है वो बताना है, ठीक है, उसके संदर्भ में बताना था। तो दूसरा को देखो, वह विधेयक पर मत नहीं दे सकता। एक अध्यक्ष है, अध्यक्ष होने के नाते वो अपना मत तो नहीं दे सकता ना, वो जो बाकी सदस्य का मत है उसको लेंगे ना, वो तो बहुमत जिसका होगा उसको विजयी घोषित करेंगे, तो ये आप लोग का सही हो जाएगा। उसके अलावा तीसरा को देखो, वह निर्णायक मत देने की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, मतलब यह है कि जो एक अध्यक्ष होने के नाते वह निर्णायक मत देने की जो शक्ति है ना उसका अपना प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या समानताएं होती है? पहला को देखिए, दोनों राष्ट्रपति द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित होते हैं। दूसरा को देखिए, दोनों लोकसभा में पुनः स्थापित किए जा सकते हैं। तीसरा को देखो, राज्यसभा 14 दिनों तक रोक सकती है। चौथा, राष्ट्रपति अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकते। तो क्या इसका आंसर होगा, आपको बताना है। पहला 1, बी 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3, 4। तो क्या इसका आंसर होगा, आप बताइए पहले। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 20 क्या का है, एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या समानता है, क्या सिमिलैरिटी से आपको ये बताना था। तो सबसे पहला एक को देखो, दोनों राष्ट्रपति द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित होते हैं, तो किसी भी प्रकार की कानून विधेयक पास होने के लिए राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना जरूरी होता है, ये आप लोग को पता होगा। उसके अलावा दूसरा को देखो, दोनों लोकसभा में पुनः स्थापित किए जा सकते हैं, तो ये भी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अभी थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से मैं आप लोगों के लिए ना ये प्रश्न को छोड़ दे रहा हूँ। नेक्स्ट आप लोगों का 10 प्रश्न बचा हुआ है, जो आप लोग का व्याख्यात्मक तरीके से ये भी प्रश्न आप लोग का बचा हुआ है, ठीक है। जितने भी प्रश्न है वो अब मैं ना आप लोगों को जब नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा ना तो उसमें मैं आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि थोड़े से टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, तो इसके लिए ना क्या करते हैं, स्लॉट में ना हम लोग छोटा सा करते हैं ये क्लास। टोटल आप लोगों के लिए मैं 20 ही प्रश्न अभी करा दे रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट जो मैं क्लास लेकर आऊँगा ना उसमें आप लोगों का जो 10 प्रश्न है उसको भी करा दूंगा, ठीक है। तो इतना ही प्रश्न फिलहाल के लिए हम लोग करते हैं। तो चलिए आज के लिए केवल इतना ही है, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं आप लोगों का क्लास लेकर आऊँ सबसे पहला आप तक ही पहुँचे। और जितना भी इसमें कूट प्रश्न है सारे को मैं आप लोगों को बताते हुए चलूँगा जब भी मैं नेक्स्ट क्लास लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं पर वीडियोज़ को समाप्त करते हैं।